नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, एक ओर जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी की वजह से परेशान है, वहीं इस महामारी की वजह से हिंदुस्तान के सामने ऐसे बहुत सारे मौके हैं जो निसंदेह है बहुत ही अच्छे हैं हिंदुस्तान के भविष्य के लिए। एक ओर जहां पूरा विश्व समुदाय चाइना की इन हरकतों से परेशान है, गुस्सा है, वहीं वो सभी लोग अब एक उम्मीद की निगाह से हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे के कारण को हमें जरूर समझना पड़ेगा। पूरे विश्व समुदाय के अंदर दो देश ऐसे हैं जो जनसंख्या के लिहाज से बहुत बड़े हैं, और वो है चाइना और हिंदुस्तान। चाइना के पास वर्कफोर्स बहुत बड़ी है और टेक्नोलॉजी भी उनके पास में अच्छी है, और सारा का सारा क्षेत्र वहां पर जो चाइना के अंदर है, चाहे वो इंडस्ट्री को ले लीजिए, चाहे सर्विस सेक्टर को ले लीजिए, वो सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर यहां पर भगवान भरोसे चलते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को ले लीजिए, चाहे टूरिज्म को ले लीजिए। इसके कोई भी सही आंकड़े कभी भी हिंदुस्तान की सरकार को नहीं मिलते और ना ही हम लोगों को पता लगते हैं। तभी ये कारण है कि कभी प्याज 100 रुपए किलो बिकता है, कभी 10 रुपए किलो बिकता है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि हिंदुस्तान के किस भूभाग पर कितना प्याज पैदा करना है और उसकी कितनी फसल तैयार होगी और मार्केट में उसको किस तरह से चैनलाइज करना है। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से जहां पूरे विश्व के अंदर सभी देश चाइना से अपने काम को समेटने में लगे हुए हैं, यहां तक कि जापान सरकार ने तो इंसेंटिव भी की घोषणा की है कि यदि कोई चाइना से कंपनी मूव करती है, उनकी जापानीज कंपनी, तो वो उसको इंसेंटिव भी देंगे। ऐसे में प्रश्न ये होता है कि फिर वो मूव करेंगी तो कहां करेंगी, क्योंकि दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैन फोर्स की जरूरत तो रहेगी, प्रोडक्शन के लिए आदमियों की जरूरत तो रहेगी, और पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर इतनी बड़ी मैन पावर हो कि वो पूरी दुनिया की जरूरतों के सामान को प्रोड्यूस कर सके। ऐसे में यदि चाइना से बाहर निकलने का विकल्प उनको चाहिए तो वो एक केवल हिंदुस्तान नजर आता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ आने पर एक परेशानी यह है कि यहां पर कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, और सरकारों की नीतियां इस तरह की होती है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने में, इंडस्ट्री को लगाने में सालों लग जाते हैं। वही ये काम चाइना में उनके लिए बहुत मामूली सी बात है, और बहुत जल्दी वहां की सरकारें इन सब चीज को कर भी देती है। चाहे वो डॉलर के फ्लक्चुएशन को रोकना हो, चाहे लेबर लॉ के अंदर उद्योगपतियों को अधिकार देने की बात हो, हर तरीके से चाइना सरकार वहां पर उद्योगपतियों की मदद करती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर परिस्थितियां ऐसी नहीं है। दोस्तों, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कोरोना महामारी की वजह से हिंदुस्तान के सामने आई है, यदि इसको हम सबको पकड़ना है, इसका फायदा उठाना है, तो ये किसी एक का काम नहीं है। ये केवल सरकार की बस की बात नहीं है। यहां पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हम जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहां पर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा, टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। हमें परंपरागत तरीकों से बाहर निकल करके चीजों को देखना होगा। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं दोस्तों, यदि कोई गरीब आदमी अपनी आजीविका चलाना चाहता है तो वो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, टैक्सी चलाता है। अब यहां ऑटो या टैक्सी वाले पहले क्या करते थे, कहीं से उधार पैसा लेते थे, कर्ज लेकर के किसी तरह से टैक्सी या ऑटो खरीदते थे और फिर उसको चलाते थे। लेकिन जब से ओला उबर आई है, उसके बाद आप देखिए, उन्होंने लोगों को फंड्स प्रोवाइड कराए, आपको टैक्सी भी प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में वो आपको बिजनेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी आज एक ओला उबर चलाने वाले के सामने ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको कस्टमर कहां से मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने का। उसी तरीके से फूड इंडस्ट्री को देखिए, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों ने उस चीज को भी किस तरह से मैनेज किया कि आज हम घर बैठे अपनी पसंद का सामान मंगा सकते हैं। फिर चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो, ग्रूफर्स की बात हो, या और किसी चीज की बात हो, या बिग बास्केट की बात हो, यहां पर भी उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। फिर हम बात करें बिग बाजार की, डी मार्ट की, तो इन्होंने भी उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। यानी जहां जहां बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया गया, वहां वहां हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।
लेकिन हम हर बार ये तर्क देते हैं कि फिर छोटे व्यापारी को क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, सड़क पर बैठ के जो व्यापार करते हैं उनका क्या होगा। यदि हम सब मिलकर के इन सब चीजों के प्रति अवेयर होंगे तो निस्संदेह हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि चाइना के अंदर कोई फुटपाथ पर बैठ करके सामान नहीं बेचता है, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट के पास उनका पूरा डाटा होता है कि देश के अंदर कितने लोग फुटपाथ पर बैठकर सामान बेच रहे हैं। हम तो यहां पर गवर्नमेंट को अपनी कोई डेटा देना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में यदि कोई योजना बनाई भी जाए तो उसको नहीं बनाया जा सकता। यहां पर हमें अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलने की जरूरत है। यदि हम हिंदुस्तान के अंदर सभी सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो गए तो हम चाइना का विकल्प दुनिया के सामने हो सकते हैं। और यदि हम चाइना का विकल्प यदि दुनिया के सामने बन गए तो हिंदुस्तान को दोबारा सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास मैन पावर है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आज भी सड़कों के किनारे मजदूर खड़े होते हैं रोज के काम के लिए। राजस्थान में तो उसे चौकटी कहते हैं। यानी अगर आज आपको आपके घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, खुद आप करवाना चाहते हैं, तो आप जाइए, शहर के कुछ चौराहों पर चौकटी बनी होती है, वहां पर मजदूर होते हैं, आपको दिहाड़ी के हिसाब से मजदूर मिल जाते हैं। दोस्तों, आज भी हम उसी परंपरागत तरीके से काम को कर रहे हैं। न जाने लाखों लोग रोज अपने घरों से रोजगार के लिए निकलते हैं और कितना कमा रहे हैं किसी को नहीं पता। कोई भूखा सो रहा है पता नहीं, और किसी तरह से वो अपने परिवार का जुगाड़ कर रहा है, पेट पाल रहा है। हम सबको अब जरूरत है ऑर्गेनाइज्ड होने की, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की, ताकि हम सब हिंदुस्तान की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को एक मैन पावर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से चाइना का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान में ट्रांसफर हो। क्योंकि आज पूरी दुनिया के सामने मजबूरी ये है कि वो चाइना को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज यदि वो चाइना को छोड़ते हैं तो दुनिया में कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। लेकिन यदि ये विकल्प हम बनने में कामयाब हुए तो इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारी पीढ़ियां आने वाले समय में अपने आप को बहुत ही धन्य मानेंगी और अपने जीवन को सुखद बनाने में भी कामयाब होंगी। बात बहुत बड़ी है। हो सकता है मेरे इस वीडियो से कुछ लोगों को बड़ी हंसी भी आएगी कि एक एस्ट्रोलॉजर होकर मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल मार्केट में भी नॉलेज रखता हूं, एक बिजनेसमैन भी हूं, इसलिए मुझे पता है कि बिजनेस के अंदर किस तरीके से कौन सी चीजें कब कैसी की जाती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी को समझना और उसको अपग्रेड करना और उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना, यह बहुत बड़ी चीज है। और ग्रहों की स्थिति भी यही कह रही है। शनि अगले 30 सालों तक इसी तरह की प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आमूलचूर परिवर्तन होंगे और वो हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाएंगे। हमारी नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को। क्योंकि शनि जब जब गोचर के अंदर अपनी राशि में आते हैं, हर 30 साल के अंदर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं। पहले भी आए थे, तब भी लाए थे और अब फिर ला रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों, जब से 24 जनवरी से शनि अपनी राशि में आया, मकर राशि में आया, उसके बाद से मेडिकल क्षेत्र के अंदर कितने काम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर कितने काम हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल पड़ा है। आप सोचिए कि ये सारी की सारी चीजें जो बदलाव आया है, क्या ये किसी और कारण से आ सकता था? यहां पर दोस्तों मैं 2 बात और आपके साथ करना चाहूंगा। पहली चीज, यदि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अगर चलता है तो इससे हिंदुस्तान के अंदर माताओं बहनों को कितना फायदा होगा। जो एजुकेटेड हमारी माताएं बहनें हैं, जो ऑफिस जाके काम करती थी लेकिन बाद में अपने परिवार की वजह से वो नहीं जा पाती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। ऐसे में दोस्तों, यदि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चलता है तो हिंदुस्तान के अंदर हर घर में महिला भी कुछ पैसे कमा सकती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जीडीपी भी बढ़ेगी। ये इतना बड़ा सकारात्मक परिणाम भी हमें कोरोना की वजह से मिल रहा है। दूसरी बात दोस्तों, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान के सरकार का, जिसके अंदर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उसको साफ करने की योजनाएं सरकार ने बनाई थी और उस पर वो काम भी कर रही थी।
केवल इस कोरोना महामारी की वजह से लाखों करोड़ों रुपए के खर्च करने से जो काम होता, कुदरत ने वो काम प्राकृतिक तौर पर मात्र 1.5 महीने में कर दिया। आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान की किसी भी नदी को अगर आप जाकर के देखेंगे तो उसका पानी आपको बिल्कुल साफ मिलेगा, यहां तक कि मिनरल वाटर के बराबर की क्वालिटी उनकी हो गई है। आप सोचिए कि जहां एक और हमने इस कोरोना महामारी की वजह से बहुत बड़ा जीएसटी का नुकसान सहा है, तो वहीं हमने करोड़ों डॉलर खर्च करके जिस प्रोजेक्ट पर हम काम करते और तब वो परिणाम लेते, वो भी तो हमें फ्री में मिला है। तो हमने खोया कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमारे सामने बहुत सारी है। और यदि इस अपॉर्चुनिटी को हम लेने में कामयाब नहीं हो पाए तो चाइना अपने मकसद में कामयाब जरूर हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को यदि बढ़ाना है तो उन्हें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। और हम लोग अपने उन्हीं रूढ़िवादी विचारों में चल रहे लोग हैं, हम कभी ऑर्गेनाइज होंगे भी नहीं। और यही कारण है कि हम पिछड़े रहेंगे और चाइना आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ मिलकर के हर घर के आसपास के जो आपके किराना वाले हैं उनको भी ऑनलाइन सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जब ये एप्लीकेबल होगी और इसका फायदा भी हिंदुस्तान के अंदर गलियों के अंदर बैठे हर छोटे दुकानदार को भी होगा, तब आप इसका रिजल्ट देखेंगे। यानी यहां भी ऑलरेडी पूरे वर्कफोर्स को ऑर्गेनाइज करने की, पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के ऊपर बड़े बड़े लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। अब हमें समझना है कि हम अपने लेवल पर इसको कैसे आगे कर सकते हैं। यदि हम इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुए तो फिर हम इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। और फिर दोष हम किसी को भी दें, चाहे हम सरकारों को इसका दोष दें, चाहे दुनिया को इसका दोष दें, चाहे कोरोना महामारी को इसका दोष दें, हम दोष दे सकते हैं, लेकिन उससे हमारी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो एस्ट्रोलॉजी के साथ में क्या परिवर्तन आते हैं और उसको हमें कैसे अपने जीवन में एप्लीकेबल करना चाहिए, ये उसके ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी केवल आपको गाइडेंस नहीं देती है, गाइडेंस के साथ में आपको यह भी बताती है कि आपको आपका एक्शन कब बदलना है और किस तरीके से बदलना है। अगर वो एक्शन आप बदलने में कामयाब है तो ही आपको ग्रहों की उन अच्छी परिस्थितियों का फायदा मिलता है। अदरवाइज वो एक परिस्थिति बनती है और यदि हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं तो वो समय निकल जाता है और बाद में हम सिर्फ पछताते रह जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।